गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था लाइव आने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश मैं लाइव अभी नहीं आ पा रही हूँ, तो अभी समय लगेगा लाइव आने में। और चलिए हम ऑफलाइन मोड में ही हम स्टडी करेंगे तब तक। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और आज जो हमारी स्टडी होगी वो होगी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस पे। तो देर न करते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पे, और जल्द ही मैं एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ, क्योंकि अक्टूबर में नेट के एग्ज़ाम का निर्धारण हुआ है। तो हम कुछ पेपर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया है, मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरण की कुछ जानकारी हमें कुछ परिवर्तित यूनानी लेखकों के द्वारा उदाहरण से मिलती है। तो वो कौन लोग थे जिनके उदाहरण में हमें मेगास्थनीज की बुक का विवरण मिलता है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा, यहाँ पे कूट दिया गया है, ऑप्शन डी, एरियन, डायरोसस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रॉबे सभी हो जाएंगे। और ये एनटीए यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन रहा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसे ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उदाहरण अनेक यूनानी लेखकों जैसे एरियन, जस्टिन आदि के उदाहरणों से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी। तो इसके सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 30 थी। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर प्रशासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नगरक अथवा पुरमुख कहलाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्य वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी यात्राओं के भोजन, निवास, चिकित्सा आदि का प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी, और चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी उद्योग समिति थी, जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकने तथा मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दंड दिलाती थी। छठी कर समिति थी, जो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूल करती थी। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओडिशा के भुवनेश्वर के निकट हाथी का घोली शिप किस से संबंधित है? ये संबंधित है मौर्य काल से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प तीसरी ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान अशोक ने बनवाया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? सभी को पता होगा, मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाखदत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस संस्कृति का ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचना विशाखदत्त ने की। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सफलताओं को विश्लेषण मिलता है। मुद्रा राक्षस की कथा वस्तु प्रख्यात है।
व्याख्या देखते हैं फिर से। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचना विशाख दत्त ने की है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सफलताओं को विश्लेषण मिलता है। मुद्रा राक्षस की कथा वस्तु प्रख्यात है। इसमें अपनी मुद्रा को अपने ही विरुद्ध प्रयुक्त होते देखकर राक्षस स्तंभ विवश हो जाता है। इसमें चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के उपरांत चाणक्य द्वारा राक्षस की राजनीतिक दांवों को विफल कर देने की कथा को 7 अंकों में व्यक्त किया गया है। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो ये शासन हुआ है मौर्य का। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं हो रहा है वो हो जाएगा प्रेक्षा। स्वामिनी, दुर्गा, मित्र ये सभी के सभी शामिल होंगे। अर्थशास्त्र में सप्तांग की अवधारणा में प्रक्षेपा शामिल नहीं है। सप्तांग में स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोश तथा मित्र का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो जो सही कालक्रम है वो हो जाएगा हार्यक, मौर्य, कुषाण और गुप्त। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो मौर्य काल से जिसका संबंध नहीं है वो है मथुरा में खड़े बुद्ध। व्याख्या। मथुरा में खड़े बुद्ध का उल्लेख मौर्योत्तर काल से प्राप्त होता है। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में किया है, जो कि इस प्रकार से हैं: दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारगिर, निरीक्षक और मंत्री। अर्थशास्त्र कितनी अधिकरणों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र का जो विभाजन हुआ है ये विभाजन हुआ है 15 भागों में। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। इन्हें कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? तो ये सभी के सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी। बौद्ध, जैन, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो वो स्रोत है दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, जबकि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस इसे वृषल कुल का बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक था। उसने साम्राज्य को बनाने के लिए चाणक्य का सहारा लिया, जो चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टालेमी फिलाडेल्फस ने
मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? आंसर होगा डायनोसस। प्लिनी के विवरण से पता चलता है कि मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस के दरबार में डायनोसिस नामक राजदूत भेजा जाता था, लेकिन डायनोसिस के पहुंचते पहुंचते अशोक बन चुका था। डायनोसिस के पहुंचते पहुंचते अशोक सम्राट बन चुका था तथा बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो ये साम्राज्य था मौर्य। मौर्य के शासनकाल में भारतवर्ष का सीमा विस्तार हुआ। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अपरांत तक अर्थात अरब सागर तक। इस क्षेत्र को जम्मू द्वीप भी कहते हैं, जो प्रथम लघु शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है। अपने साम्राज्य के संबंध में अशोक का उदयगार इस प्रकार से है: महाबलो ही विजते, महते ही विजेते, सब पुठी व्य सर्व पृथ्वी। निम्नलिखित पश्चिम लेखकों को, जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उसके सही कालक्रम में रखिए। तो सबसे पहले हम रखेंगे नियार्कस को, इसके बाद हम रखेंगे स्ट्रॉम्बे को, और 2 हो जाएगा स्ट्रॉम्बे। फिर हम रख देंगे प्लिनी को, और सबसे लास्ट में आ जाएगा टॉलमी। तो इस तरह से अगर हम संयोजित करते हैं तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर से देखते हैं, नियार्कस, स्ट्रॉम्बे, प्लिनी और टॉलमी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, अनेसिक्रिटस और ओरेस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक के कुछ अंश उदाहरण के रूप में हमें एरियन, स्ट्रॉम्बे, जस्टिन आदि लेखकों की कृतियों में प्राप्त होते हैं। प्लिनी का यह ग्रंथ प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। दूसरी शताब्दी में टॉलमी भारत का भूगोल लिखता था। कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? तो इसका उत्तर, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जैन ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन चंद्रगुप्त के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अतः कल्पसूत्र मौर्य इतिहास की जानकारी देता है। परंतु आयोग ने यहाँ पे जब हायर एजुकेशन का एग्जाम हुआ था तो ऑप्शन डी माना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे समझ लें, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा। तो ये पोर्ट या बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। मौर्य काल में व्यापार जल स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिम भारत में भृगु कच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों से किया जाता था। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का।
कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का शिक्षक था तथा एक कुशल रण रणनीतिक के साथ साथ राष्ट्र निर्माता था। उसने अपनी कृति अर्थशास्त्र में कल्याणकारी राज्य के प्रमुख अवयवों का वर्णन करता है। इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलाकर खदेड़ दिया था? तो वह था विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। जैसा कि तुषार जी का रिक्वेस्ट था व्याख्या के लिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू आपको व्याख्या देने के लिए। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, नेक में इन्फेक्शन होने की वजह से मैं व्याख्या देना मैंने स्टॉप कर दिया था, लेकिन चलिए मैं प्रयास कर रही हूँ आपको विथ क्वेश्चन आंसर के साथ व्याख्या भी प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए आते हैं अपनी व्याख्या पे। मुद्रा। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस ने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार नंद वंश का पतन कर अपने राज्य की स्थापना की, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त के राज्यारोहण, राक्षस के सक्रिय विरोध, चाणक्य की राजनीति, विषय जगत और अंततः राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त की प्रभुत्व की स्वीकृति का उल्लेख हुआ है। विशाखदत्त के देवी चंद्र गुप्त ने गुप्त वंशीय राजा रामगुप्त की पत्नी देवी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राज मुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो वो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य और संलेखना विधि के द्वारा इसने अपने प्राणों का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवणबेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास कर शरीर का त्याग किया था। यही विधि उपवास करके जो शरीर का त्याग होती है उसे संलेखना विधि भी कहते हैं। किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में प्रवेश किया था? मैगस्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। मैगस्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश तथा भारत के राजनीतिक व्यवस्था इन सब का वर्णन किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर विस्तृत निबंध है? तो ये शासन पर है, शासन कला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का मुख्य विषय शासन कला, राज्य के दायित्व व प्रजा के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन इसमें मिलता है। इसकी शैली उपदेशात्मक तथा सलाहात्मक है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मौर्य काल में भूमि कर की दर थी, तो ये दर थी उत्पादन का 1/4 से 1/6। मौर्य काल में भूमि की दर 1/4 से 1/6 के मध्य थी। ऐसी राजकीय भूमि जिस पर सीताध्यक्ष द्वारा खेती नहीं कराई जाती थी अथवा बिना खेती वाली भूमि को यदि कोई खेती योग्य बना ले तो ऐसी भूमि कृषक को खेती के लिए दे दी जाती थी। वह कृषक भूमि कर के रूप में 1/4 भाग राज्य को देते थे। इसके अतिरिक्त गृहपति व अन्य कृषकों
कि निजी भूमि पर कृषि करने हेतु उन्हें राज्य को 1/6 भाग देना होता था। हालांकि ये 1/4 भाग भी हो सकता था। सभी स्रोतों में यह स्पष्ट है कि राज्य की समस्त भूमि राज्य की होती थी। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था? तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, वैनसोंग, हर्षवर्धन, अल-बरूनी, महमूद गजनवी के समय आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चीनी यात्री वैनसोंग गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंटक शोधन से संबंधित था? न्यायपालिका, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। न्यायपालिका विभाग कंटक शोधन से संबंधित था। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक धर्म स्थलीय और दूसरा कंटक शोधन। इन न्यायालयों का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी हम इन्हें सामान्यतः दीवानी और फौजदारी कह सकते हैं। इन दोनों में तीन न्यायाधीश एक साथ बैठकर न्याय का कार्य करते थे। विदेशियों के मामले की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतें संगठित की गई थी। निम्नलिखित क्लासिक लेखों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में से व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आ जाएगा एरियन, इसके बाद रखेंगे स्ट्रॉम्बे, इसके बाद हम रख देंगे प्लिनी और सबसे लास्ट में टालमी। तो 1 फिर 4, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए डेट देख लेते हैं। एरियन 36 BC से 16 BC, स्ट्रॉम्बे 63 BC से 19 AD, प्लिनी 23 AD से 79 AD और टालमी 90 से 116 AD। हम आगे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात, तो ये अनुपात था, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, 4800:60। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, ऐसे बहुत से वीडियो हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ इसकी प्लेलिस्ट, और इन वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी को आप बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। कुछ वीडियोस पे आपका आई बटन भी मिल जाएंगे, लेकिन समय अभाव के कारण सभी वीडियो पर मैं आई बटन मैंने फिक्स नहीं किए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं और उन प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें। सॉरी। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। और कल फ्रेंड्स संडे है तो कल कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, हम मिलेंगे मंडे को। टेक केयर एंड बाय बाय।